इसके बाद आप चाहें तो वापस से गोल्डन टेम्पल जा सकते हैं, वहाँ का नाइट व्यू एंजॉय करने के लिए। तो आपको अमृतसरी कुलचे खाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिसके साथ छोले की सब्जी मिलती है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, वहाँ से जुड़ी हुई काफी सारी यादें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि भारत की सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है और पाकिस्तान की सीमा इसके आगे से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसका नाम है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो वो स्थान यही है दोस्तों, यहाँ पर वो पेड़ अभी भी बना हुआ है और लगा हुआ है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बांध के रखा था। ये मंदिर भी दोस्तों सेम टू सेम गोल्डन टेम्पल के तरीके का दिखता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शहर में लेकर आया हूँ जो कि सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और इस शहर की स्थापना 1577 में चौथे सिख गुरु श्री रामदास जी ने की थी। साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कई सारी यादें इस शहर में आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ स्वर्ण मंदिर के लिए पूरी दुनिया में विख्यात शहर अमृतसर में। वीडियो में आपको अमृतसर के जो प्रमुख जगह है और स्थान है वो तो मैं आपको घुमाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं ऐसे क्रम में आपको बताऊंगा सभी चीजें कि आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा जगहें घूम पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा आप सस्ते में या फिर फ्री में कहाँ रुक सकते हैं अमृतसर आकर, कहाँ खा सकते हैं। अगर आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आप किन होटलों में या फिर किन जगहों पर खाना खा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बजट क्या रहने वाला है पूरी ट्रिप का और आपको कब आना है, यानी कि अमृतसर से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे भी ऐसी ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं अलग अलग जगहों से रिलेटेड, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर हफ्ते आपको एक नई वीडियो मिलती रहे किसी न किसी अलग जगह से रिलेटेड। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाय गुरु जी का खालसा बाय गुरु जी की फतेह कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और दोस्तों, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पर मैं अपने डेली ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, उसमें मैं अपनी पूरी स्ट्रगल दिखाता हूँ किस तरीके से हम घूमते हैं, कौन कौन सी कठिनाई का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम भी आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, तो आप चाहे तो मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अमृतसर पहुंचने के लिए दोस्तों आप तीनों साधनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बस के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं और फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। बस के माध्यम से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ। दिल्ली से लगभग किराया सरकारी बस का 250 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको। अगर आप प्राइवेट बस से आना चाहते हैं तो प्राइवेट बस भी दिल्ली से कई सारी चलती हैं जिसमें किराया लगभग 500 रुपये के आसपास पड़ता है। और अगर आप रेलवे के माध्यम से यानी कि ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो जनरल का किराया लगभग 130 से 150 रुपये के आसपास का है दिल्ली से, और स्लीपर का किराया लगभग 250 रुपये के आसपास का है। तो अब वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको ज़्यादातर मतलब जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं भारत के, वहाँ से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी पास ही पास है, लगभग 500 मीटर के आसपास डिस्टेंस होगी। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं तो अमृतसर में एक बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट भी बना हुआ है, बस उसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा दूर है अमृतसर शहर से। मतलब कि अमृतसर शहर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन भारत के ज़्यादातर सभी स्थानों से यहाँ के लिए फ्लाइट वगैरह चलती रहती है, तो वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप किस माध्यम से यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अमृतसर पहुँचने के बाद आप कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं, मतलब रुकने के ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है। तो अगर आप अमृतसर फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं और ट्रैवलिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं, यानी कि घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट के पास कहीं भी होटल या फिर रूम वगैरह नहीं लेना है। आप डायरेक्ट आ जाइए अमृतसर सिटी में। चाहे तो आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के पास रूम ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप गुरुद्वारे के आसपास कहीं भी रूम देख लीजिए। वैसे गुरुद्वारे के अंदर भी आपको रूम्स वगैरह मिल जाते हैं, उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप 5-6 लोग हैं तो लगभग 500 रुपये में आपको एसी रूम मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ही उसके लिए पेमेंट वगैरह कटवा सकते हैं और डेट वगैरह वहाँ पर सेलेक्ट करने के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ लग्जरी रूम के भी ऑप्शन है, तो वो भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं, यानी कि गोल्डन टेम्पल में आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल के आसपास भी काफ़ी सारे लग्जरी और नॉर्मल होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसकी रेंज लगभग 500 रुपये से शुरुआत हो जाती है अगर आप सिंगल पर्सन के लिए रूम ले रहे हैं। अगर आप कपल में हैं या फिर और ज़्यादा लोग हैं तो लगभग 1000 रुपये से रेंज की शुरुआत हो जाती है, जिसमें आपको एसी होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप लग्जरी होटल देख रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग लगभग 2500-3000 हज़ार से हो जाती है। इसके अलावा अगर दोस्तों आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप चाहें तो गुरुद्वारे में रुक सकते हैं, कोई भी रोक टोक वहाँ पर नहीं है। काफ़ी सारे वहाँ पर लोग रुके हुए आपको मिल जाएंगे। अमृतसर में कई सारी धर्मशालाएँ भी अवेलेबल हैं अलग अलग स्थानों पर, जिसका एक दिन का चार्ज लगभग
20-50 रुपए के आसपास है। तो आप चाहें तो गूगल मैप में धर्मशाला इन अमृतसर भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी धर्मशालाओं की लिस्ट आ जाएगी, या फिर आप लोकल में पूछताछ कर सकते हैं। इसमें से एक धर्मशाला मुझे याद है, जब मैं पहली बार गया था अमृतसर घूमने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए आराम किया था। इसमें रुकने का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा था, मतलब कि फ्री था रुकना, बस नहाने का 10 रुपये लगा था। वो धर्मशाला दुर्गाना मंदिर के जस्ट सामने है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। खैर, रुकने के सभी ऑप्शन की ज़्यादातर मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं खाने के ऑप्शंस की। तो अगर आप फ्री में खाना खाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा भैया, गुरुद्वारे में लंगर वगैरह चलता रहता है, जिसकी सुविधा आपको 24 घंटे अवेलेबल मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो आपको एक बार तो लंगर जरूर खाना है। वैसे तो यहाँ पर खाने की भरपूर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अमृतसर में, तो आपको खाने की कहीं भी कमी वगैरह नहीं होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स और भोजनालय अवेलेबल हैं, जिसमें काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट्स भी हैं, कई नॉन वेज और कई दोनों प्रकार के रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जिनमें आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो आपको अमृतसरी कुलचे खाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिसके साथ छोले की सब्जी मिलती है। वैसे तो अमृतसर में ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं, उन सभी पे आपको अमृतसरी कुलचे मिल जाएंगे, लेकिन सभी का टेस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो एक स्थान मुझे याद है, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही एक अच्छा होटल है, यानी कि अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप अमृतसरी कुलचे ट्राई कर सकते हैं और गूगल मैप पे उसकी रेटिंग भी अच्छी डली हुई है। इसके अलावा यहाँ की लस्सी, पिंडी छोले, केसर का हलवा, मक्के की रोटी और सरसों का साग और यहाँ के छोले भटूरे भी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, जिनकी काफ़ी सारी शॉप्स आपको यहाँ के जो प्रमुख स्थान वगैरह हैं, जो कि मैं वीडियो में आगे घुमाने वाला हूँ, उनके आसपास में मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ का जो मेन मार्केट है, यानी कि गोल्डन टेम्पल के आसपास का जो मार्केट है, वो यहाँ का मुख्य मार्केट है, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी इन चीज़ों की। अब बात करते हैं यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, जिनको हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले भले ही आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास रूम लेकर रुके हैं, या फिर गोल्डन टेम्पल के आसपास उसके 1 किलोमीटर की रेंज में, या फिर गोल्डन टेम्पल के अंदर ही जो मैंने रूम्स के बारे में बताया था, वहाँ पर रूम लेकर रुके हैं, तो सबसे पहले आप गोल्डन टेम्पल ही विजिट कर लीजिए, क्योंकि सबसे नज़दीक तो आपको यही पड़ेगा। लेकिन जब आप गोल्डन टेम्पल जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको पार्टीशन म्यूजियम मिलेगा। जैसे कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, वहाँ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी यादें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। बाहर से तो ये जगह खूबसूरत है ही, जो कि आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन जो म्यूजियम है उसके लिए एंट्री चार्ज लगता है, जिसमें अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो मात्र 10 रुपये आपका चार्ज लगेगा, और अगर आप फॉरेनर हैं यानी कि विदेश के निवासी हैं तो आपको 250 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार तो आपको ये जगह जरूर देखनी है, और मुझे पता है पार्टीशन म्यूजियम घूमने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोलेंगे। अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 10 बजे पार्टीशन म्यूजियम ओपन होता है और शाम को 5:30 बजे तक यहाँ पर लास्ट एंट्री रहती है, और उसके बाद 6 बजे ये बंद कर दिया जाता है। और हाँ, मंडे को ये ऑफ रहता है, तो मंडे को अगर आप यहाँ पर गए हैं तो आप ये नहीं घूम पाएंगे। और यहीं से दोस्तों, जो मैंने अभी मार्केट के बारे में जिक्र किया था, मुख्य बाजार अमृतसर का, वो शुरू हो जाता है, यानी कि हॉल बाज़ार। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें और शॉप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें, गिफ्ट आइटम वगैरह या फिर जूते चप्पल वगैरह वो भी बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप यहाँ से गुजर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक मल्टी लेवल पार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं, तो पार्किंग की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। और हॉल बाजार से होते हुए दोस्तों आप पहुँच जाएंगे जलियांवाला बाग, जो कि पार्टीशन म्यूजियम से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही होगा। अगर आपने जलियांवाला बाग के बारे में नहीं सुना है तो दोस्तों आप पार्टीशन यानी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई काफ़ी अहम जानकारी मिस कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा या सुना हो। तो उस समय की जो गोलियों के निशान वगैरह हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर वो कुआं भी आज भी मौजूद है, जिसमें कई सारे लोग कूद गए थे गोलियों से बचने के लिए, जिनकी जान चली गई थी। आज के समय में दोस्तों यहाँ पर एक स्मारक भी बना हुआ है, जो कि यहाँ पर लोग शहीद हुए थे और जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे, उन लोगों की याद में बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना दिया गया है, जहाँ पर जलियांवाला बाग से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 6:30 बजे ये स्थान खोल दिया जाता है और शाम को 7 बजे तक ये जगह खुली रहती है। इसके बाद दोस्तों जलियांवाला बाग से ही लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर बना हुआ है गोल्डन टेम्पल, यानी कि हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जो कि अमृतसर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पर तो जाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, जब आप रूम वगैरह देखेंगे, जो मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आपको यहीं पर रूम वगैरह अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर 24 घंटे लंगर वगैरह चलता रहता है, जहाँ पर आपको लंगर खाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मंदिर के इर्द गिर्द दोस्तों एक कुंड भी है, जिसमें कई रंगों की मछलियाँ वगैरह आपको तैरती मिल जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी शांति और शीतलता का अनुभव होने वाला है। और जब दोस्तों आप यहाँ पर घूमेंगे, अगर आप दिन के टाइम यहाँ पर आ रहे हैं और इसके अलावा आप जब रात के टाइम पे यहाँ पर आएंगे, तो आपको कुछ अलग ही तरीके का आनंद मिलने वाला है।
तो कोशिश ये करना है आपको, दिन के टाइम तो आप यहाँ पर आएँ और रात के टाइम भी यहाँ पर जरूर एक बार दर्शन करने आएँ। इस जगह की सुंदरता और इस जगह का महत्व मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुछ ऐसी वजह हैं जिस वजह से लोग विदेशों से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। गुरुद्वारे के सामने एक बहुत ही पुराना शनिदेव का मंदिर भी बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन खैरुद्दीन मस्जिद भी बनी हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, जो कि हॉल बाजार में ही है, लेकिन जो गोल्डन टेम्पल है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो दुर्गियाना मंदिर या फिर दुर्गियाना तीर्थ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 2 दिन का टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं, यानी कि 2 दिन लेकर आए हैं अमृतसर घूमने के लिए, तो आप नेक्स्ट डे यहाँ की प्लानिंग करिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं तो आपको टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा लगने वाला है। तो ये हम नेक्स्ट डे विजिट करेंगे। अभी आप डायरेक्ट आ जाएंगे गोविंदगढ़ फोर्ट पर, यानी कि गोविंदगढ़ किला पर। ये दोस्तों वही जगह है जहाँ पर कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के ले जाने से पहले रखा जाता था। यह किला महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। आज के समय में यहाँ पर 7D शो संग्रहालय और भी कई सारी गतिविधियाँ वगैरह होती हैं जो कि आपको इस किले के बारे में जानकारी वगैरह देती हैं। तो आप अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में इसको भी शामिल कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग आ जाएंगे सीधा अटारी बॉर्डर। रास्ते में कई सारे होटल्स रेस्टोरेंट हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे भैया अटारी बॉर्डर पे क्या है, तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, यानी कि भारत की सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है और पाकिस्तान की सीमा इसके आगे से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसका नाम है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी या फिर बीटिंग रिट्रीट समारोह, जो कि अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो आपको देखना बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अटारी बॉर्डर की या फिर बाघा बॉर्डर की दूरी जो अमृतसर शहर है उससे लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगने वाला है। और अगर आप दुर्गियाना मंदिर भी जाते हैं या फिर इसके अगल बगल में और भी कई सारे मंदिर वहाँ पर भी जाते हैं, तो वो मंदिर सभी दोपहर में बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद फिर वो शाम को 4 बजे के आसपास ही खुलते हैं। तो आपका टाइम बच जाए और जाना बेकार भी ना हो, तो इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट अटारी बॉर्डर लेकर आया हूँ, क्योंकि अटारी बॉर्डर में दोस्तों काफ़ी टाइम लगने वाला है। यहाँ की जो सेरेमनी है उसका विंटर्स का टाइम है 4:15 का दोपहर में, और अगर आप गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो 5:15 का यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम है और लगभग 45 मिनट की ये सेरेमनी होती है। और इस सेरेमनी को देखने के बाद दोस्तों आप ये बोलेंगे भैया यहाँ की जो ट्रैवलिंग जर्नी हुई है आपकी वो बिल्कुल मस्त हो गई है, मतलब 1 नंबर रही है। अब आप ये बोलेंगे भैया ऐसा क्यों लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके अंदर देशभक्ति एकदम से फूट पड़ेगी। लोग यहाँ पर नाच रहे होंगे देशभक्ति गानों पर। मैं आपको वीडियो में तो ऑडियो नहीं सुना सकता, लेकिन हाँ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देशभक्ति गानों पर लोग नाच रहे होते हैं और आपके पास भी खुली छूट रहती है। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो इनके साथ डांस कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा अगर लेडीज़ डांस कर रही हैं तो उनको ही डांस करने दीजिए, जेंट्सों के बीच में मत पहुंच जाना। और वहाँ जहाँ पर आप बैठे होंगे उसके जस्ट सामने ही पाकिस्तान का बॉर्डर होगा, वहाँ पर भी इसी तरीके की सेरेमनी वगैरह चल रही होगी जो कि आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, 45 मिनट की ये सेरेमनी होती है, लेकिन आपको ये मान के चलिए आने जाने में लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगने वाला है। मतलब कि जब आप वापस से अमृतसर पहुंचेंगे सेरेमनी अटेंड करने के बाद अंधेरा हो चुका होगा। इसके बाद आप चाहें तो वापस से गोल्डन टेम्पल जा सकते हैं वहाँ का नाइट व्यू एंजॉय करने के लिए, जैसे ही मैंने आपको आगे बताया था कि आपको गोल्डन टेम्पल में एक बार रात में भी विजिट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका डे 1 एंड हो जाएगा। इसके बाद बात आती है डे 2 की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे आप लोग आ जाएंगे सबसे पहले दुर्गियाना तीर्थ, मतलब कि आप चाहे तो इसको दुर्गियाना मंदिर भी बोल सकते हैं। अब कई लोग ये पूछे भैया ऐसा क्यों, तो जो मुख्य मंदिर है उसको दुर्गियाना मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगल बगल में कई सारे और मंदिर भी है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये पूरा एक क्षेत्र है जिस पूरे क्षेत्र को दुर्गियाना तीर्थ क्षेत्र भी बोला जाता है। जो मुख्य मंदिर है जिसे दुर्गियाना मंदिर बोला जाता है उसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और यहाँ पर आपको दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन के साथ साथ राधा कृष्ण के दर्शन, साथ ही साथ शंकर पार्वती के दर्शन और भी कई सारे देवी देवताओं के दर्शन आपको करने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये मंदिर भी दोस्तों सेम टू सेम गोल्डन टेम्पल के तरीके का दिखता है, तो यहाँ पर भी आने के बाद आपको काफी अच्छा लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट बगल में ही शीतला माता मंदिर भी है, जो कि लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर भी आप जरूर घूमिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको शीतला माता के दर्शन करने के लिए मिलेंगे और आपको यहाँ पर काफ़ी शीतलता महसूस होने वाली है। इसके जस्ट बगल में ही दोस्तों यहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है और इसे लंगूरों वाला मंदिर भी बोला जाता है। इसकी एक स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में एक आपको जानकारी दे देता हूँ भैया, ये मंदिर रामायण कालीन मंदिर है। यानी कि अगर आपने रामायण देखी है या फिर रामायण सुनी है तो आपको ये पता होगा कि लवकुश ने हनुमान जी को एक पेड़ पर बांध के रखा था जब लवकुश ने आयुष्मान यज्ञ जो हो रहा था उसका घोड़ा पकड़ लिया था। तो वो स्थान यही है दोस्तों, यहाँ पर वो पेड़ अभी भी बना हुआ है और लगा हुआ है जहाँ पर लवकुश ने हनुमान जी को बांध के रखा था। साथ ही साथ इस मंदिर को लंगूरों वाला मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन मेला लगता है, जिसमें
जो यहाँ के आसपास के बच्चे हैं या फिर कई सारे बच्चे बाहर के भी आते हैं, वो आपको हनुमान जी की ड्रेसिंग में और हनुमान जी के कपड़ों में घूमते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप नवरात्रि में अमृतसर घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस जगह पर आपको जरूर आना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आसपास में कई और मंदिर भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। दुर्गाना मंदिर के जस्ट सामने एक धर्मशाला है, जिसके बारे में मैंने आपको आगे बताया था। अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं पंजाब स्टेट वार हीरोज मेमोरियल या फिर म्यूजियम, जहाँ पर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तलवार रखी हुई है, या फिर आप बोल सकते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा भारी तलवार खड़ी हुई है। तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो म्यूजियम वगैरह बना हुआ है वो भी आप घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आ सकते हैं साडा पिंड। तो नाम से आपको पता चल रहा है ये एक तरीके का आर्टिफिशियल गांव के तरीके का बना रखा है, जहां पर आपको जो पंजाबी गांव होते हैं उनकी एक झलक देखने के लिए मिलती है। तो यहां पर आपको पंजाबी डिशेस का भी आनंद करने के लिए मिलेगा, यानी कि पंजाबी खाना खाने के लिए मिलने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं। और फिर यहीं से आप आ जाएंगे माता लाल देवी मंदिर, जिसे वैष्णो देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एक आर्टिफिशियल वैष्णो देवी गुफा देखने के लिए मिलने वाली है। भले ही ये आर्टिफिशियल गुफा है, लेकिन आपको गुफा को देखने के बाद यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, साथ में माता रानी के दर्शन और भी काफी सारी देवी देवताओं के दर्शन, झांकियाँ वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपको अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो यहाँ पर घूमना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस मंदिर के जस्ट नीचे ही प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार भी है। अब वैसे तो मिष्ठान भंडार है वो, लेकिन यहाँ के छोले भटूरे और भी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी फेमस है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी नाश्ता वगैरह ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट जगह बचती है वो है महाराजा रंजीत सिंह पैनोरमा। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस जगह को भी घूम लीजिए। जैसे अगर आपने पहले कभी पैनोरमा वगैरह घूमा होगा तो आपको पता होगा पैनोरमा में किस तरीके की चीज़ें वगैरह रखी होती हैं। तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी कुछ जानकारी वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी अमृतसर की पूरी ट्रैवल गाइड या फिर ट्रैवल आइटनरी, जिसको आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, आप एक दिन में जितना घूमना चाहें वो भी आप घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी जगहों को अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन का टाइम तो लेकर चलना ही है। और वैसे तो दोस्तों इनमें से कई सारी जगहों की वीडियो अलग अलग भी मेरे चैनल पर डली हुई है, यानी कि डिटेल में अगर आपको गोल्डन टेम्पल की वीडियो चाहिए, जलियांवाला बाग की वीडियो चाहिए, डिटेल में सिंगल वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। खैर मैं उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा साथ में ही, जो कि आपको वीडियो के आखिरी में दिख जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पूरा अमृतसर घूम लेंगे आराम से। हाँ, मैंने बजट की तो बारे में आपको बताया नहीं भैया, मतलब इतनी सब जगह घूमने का या फिर खाने पीने का और रहने का यहाँ पर बजट कितना रहने वाला है। तो अगर मैं मिनिमम बजट की बात करूँ, जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये वाला रूम लेकर रह रहे हैं और इसके अलावा आप होटल वगैरह पे खाना खा रहे हैं, लंगर वगैरह का ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं। वैसे तो लंगर तो आपको खाना है जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम यहाँ पर बजट मान के चल रहा हूँ, तो आपको कम से कम 2 से 2,500 रुपये खर्चा आने वाला है 2 दिन घूमने का आराम से। इससे ज़्यादा मैक्सिमम खर्चा नहीं आएगा अगर आप बजट में चलेंगे। और इसके अलावा वो आपकी मर्जी है कितना आप खर्च कर लेते हैं। अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूँ कब आप यहाँ पर घूमने आइए, तो दोस्तों गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी गर्म मौसम रहता है। मैं 1-2 बार जा चुका हूँ गर्मियों के टाइम पे, हालत ख़राब हो जाती है। आप कोशिश करना जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाए और ठंडक शुरू हो जाए उस टाइम जाएं, या फिर ठंड के मौसम में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। वैसे सर्दियों के समय में यहाँ पर सर्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, तो आप कोशिश करिएगा सर्दी और गर्मी के बीच में जो समय होता है उस समय यहाँ पर जाएं, या फिर सर्दियों के बाद यहाँ पर जाएं। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है यहाँ पर आने के बाद। तो भैया मुझे लग रहा है वीडियो पूरा देखने के बाद आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप यहाँ पर बजट में घूम सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, आगे भी ऐसी ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी ट्रैवलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और हाँ, मैंने ब्लॉगिंग चैनल के बारे में आपको बताया था, यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रही होगी या फिर आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर जा सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरी ब्लॉगिंग वाली वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं। और हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बता देना कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आप यहाँ पर घूम चुके हैं तो आपने क्या क्या जगह देखी है, हो सकता है मैंने कोई जगह यहाँ पर मिस कर दी हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए।